नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ट्राइएज में पीला रंग क्या इंगित करता है? आपातकाल, अति आवश्यक, गैर आवश्यक, मृत। आंसर अति आवश्यक, ऑप्शन बी। व्याख्या, उन्नत ट्राइएज सिस्टम के कलर कोड सिस्टम में लाल, पीला, हरा, सफ़ेद और काला शामिल है। रेड टैग आपातकालीन उन लोगों को लेबल करने के लिए उपयोग किया जाता है जो तत्काल उपचार के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास जीवित रहने की क्षमता है। येलो टैग अति आवश्यक का उपयोग अक्सर अति आवश्यक स्थितियों वाले रोगियों को नामित करने के लिए किया जाता है। ग्रीन टैग प्रतीक्षा करने के लिए आरक्षित है, जिन्हें अधिक गंभीर चोटों के इलाज के बाद चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। सफ़ेद टैग बर्खास्तगी करना मामूली चोटों वाले लोगों को दिया जाता है, जिन्हें डॉक्टर की देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लैक टैग प्रत्याशित मृतक के लिए और उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी चोटें इतनी व्यापक हैं कि उपलब्ध देखभाल के कारण वे जीवित नहीं रह पाएंगे। अब अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक मारने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? घाव को हल्के साबुन और पानी से साफ करना, प्रभावित क्षेत्र पर ठंडा सेंक लगाना, पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं देना, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। व्याख्या, बिच्छू के डंक मारने पर प्राथमिक उपचार के रूप में घाव को हल्के साबुन और पानी से साफ करना, प्रभावित क्षेत्र पर ठंडा सेंक लगाना और एंटीसेप्टिक लगाना, पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं देना चाहिए। इससे दर्द कम हो सकता है। यदि हाथ या पैर पर डंक मारा गया हो तो प्रभावित अंग को सहायक स्थिति में रखना चाहिए। बोरिक एसिड और बोरेक्स आम घरेलू पदार्थ हैं जिन्हें प्रभावी बिच्छू नाशक के रूप में जाना जाता है। ये रसायन प्रभावी शोषक के रूप में कार्य करते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? तपेदिक, मधुमेह, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। आंसर मधुमेह। व्याख्या, गैर संचारी रोग एनसीडी एक ऐसी बीमारी है जो सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। गैर संक्रामक रोग में पार्किंसंस रोग, ऑटो इम्यून रोग, स्ट्रोक, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, क्रोनिक किडनी रोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर रोग, मोतियाबिंद आदि शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, तपेदिक। आंसर मलेरिया। मच्छर किसी संक्रमित इंसान को काटने के बाद दूसरे लोगों और जानवरों को काटकर संक्रमण फैला देते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी मलेरिया है। इसके अलावा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया, पीला बुखार, फाइलेरिया, टुलारेमिया, डायरोफिलेरिया, फिश, जापानी एन्सेफेलाइटिस, सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस, वेस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस, ईस्टर्न इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस, वेनेजुएला इक्वाइन एन्सेफेलाइटिस रास शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, दिल कब तेजी से धड़कता है? जॉगिंग के बाद, खाने के बाद, नींद के दौरान, आराम करते समय। आंसर जॉगिंग के बाद, ऑप्शन ए। दिल जॉगिंग के बाद तेजी से धड़कता है। तेजी से दिल धड़कने के पीछे कई कारण जैसे वर्क स्ट्रेस, रिश्तों में तनाव, कैफीन का अधिक सेवन, घबराहट, तीव्र व्यायाम, जॉगिंग इत्यादि होते हैं। तेज हार्ट बीट की स्थिति को चिकित्सा भाषा में टैकीकार्डिया कहा जाता है। इस स्थिति में 1 मिनट में 100 से अधिक हार्ट बीट होती हैं। अब अगला प्रश्न, हृदय का कौन सा भाग शरीर के मुख्य भागों में रक्त पंप करता है? बायां निलय, अटारिया और निलय, निलय में से कोई एक, दोनों बाएं और दाएं निलय। आंसर बायां निलय, ऑप्शन ए। हृदय का बायां पक्ष या बायां निलय शरीर के शेष भाग में रक्त को पंप करता है, जहां ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति मिलती है और अपशिष्ट उत्पादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य अवयवों जैसे फेफड़े और गुर्दे द्वारा निकाले जाने के लिए
रक्त में स्थानांतरित किया जाता है। अब अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 29 सितंबर को, 11 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। आंसर 16 अक्टूबर को, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व में व्याप्त भुखमरी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है। विश्व खाद्य दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया से भुखमरी को खत्म करना है। अब अगला प्रश्न, सर्पदंश के उपचार में कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? पॉलीडाक्सामाइन इंजेक्शन, एंटीवेनम इंजेक्शन, मेडिन्यूरान इंजेक्शन, मिडाजोलम इंजेक्शन। आंसर एंटीवेनम इंजेक्शन, ऑप्शन बी। व्याख्या, सर्पदंश सांप के काटने के उपचार में एंटीवेनम दवा प्रयोग की जाती है। एंटीवेनम इंजेक्शन 4 एंटी-स्नेक वेनम का मिश्रण है। वे सांप के जहर से जुड़कर काम करते हैं और शरीर पर उसके नुकसानदायक प्रभाव को नष्ट करते हैं। सांप के काटने के 4 घंटे के अंदर ही एंटीवेनम का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा को बढ़ावा दें, व्यक्तित्व विकास, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, नियमित शारीरिक गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, बीमारी का खतरा कम हो सकता है, हड्डियों और मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं और रोज़मर्रा की गतिविधियां करने की आपकी क्षमता में सुधार हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? एड्स, डेंगू, खसरा, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या, एड्स, डेंगू, खसरा, इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु रोग नहीं है। टाइफाइड रोग एक जीवाणु के कारण होता है। सामान्य जीवाणुजन्य रोगों में UTI, खाद्य विषाक्तता, STI और कुछ त्वचा, साइनस और कान के संक्रमण शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? टाइफाइड, पोलियोमाइलाइटिस, तपेदिक, उपरोक्त सभी। आंसर पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन बी। व्याख्या, पोलियोमाइलाइटिस चेचक, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खसरा, एन्सेफेलाइटिस, रेबीज, डेंगू, एड्स आदि विषाणु रोग हैं, जबकि अनेक प्रकार के परजीवी जीवाणु कई रोग जैसे डिप्थीरिया, हैजा या टाइफाइड, मियादी बुखार, निमोनिया, टेटनस, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग इत्यादि उत्पन्न करते हैं। अब अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 21 जून को, 2 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। आंसर 30 जनवरी को। व्याख्या, पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के उद्देश्य से भारत में 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस घर, बाहर, कार्यस्थल, सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने का आह्वान करता है। अब अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक मारने पर उपचार में कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? निफेडिपिन, एसिटामिनोफेन, एंटीहिस्टामाइन, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, पीड़ित व्यक्ति को निफेडिपिन दी जा सकती है, जिसे आहत व्यक्ति कैप्सूल को जीभ के नीचे रखना चाहिए। यह दवा उच्च रक्तचाप कम करने के लिए भी लिया जाता है। यह 15 मिनट में काम करना शुरू कर देती है, जिससे बिच्छू के काटने का असर कम होने लगता है, लेकिन लीवर की बीमारी वाले को इसे नहीं लेना चाहिए। एंटीहिस्टामाइन, एनेस्थेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इनके संयोजन वाली क्रीम या मलहम भी उपयोगी होते हैं। प्रभावित क्षेत्र पर एंटीहिस्टामाइन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग किया जा सकता है। दर्द को कम करने के लिए
एसिटामिनोफेन जैसी ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवा ली जा सकती है। विशिष्ट बिच्छू विषों के लिए एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन उनकी प्रभाविता साबित नहीं हुई है। अब अगला प्रश्न, शिविर स्वच्छता का मतलब क्या है? कचरे को हटाना, पानी की सफाई, क्षेत्र की सफाई, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, शिविर स्वच्छता का मतलब कचरे को हटाना, पानी की सफाई, क्षेत्र की सफाई आदि सभी से है। बीमारियों के प्रसार को रोकने और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए शिविर की स्वच्छता और साफ सफाई आवश्यक है। वे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, यह पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करते हैं और खाद्य जनित बीमारियों को रोकते हैं। अब अगला प्रश्न, कोबरा के काटने से मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? पाचन, रुधिर विज्ञान, तंत्रिका, मस्कुलोस्केलेटल। आंसर तंत्रिका। ऑप्शन सी। क्या कोबरा और कैरात का जहर न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है? कोबरा के जहर में मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला होता है। वे घातक दंश देने में सक्षम हैं। ये संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स द्वारा तंत्रिका आवेग के संचरण को रोकते हैं। अब अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? वायुमार्ग श्वास परिसंचरण, दुर्घटना रक्त परिस्थितियाँ, वायुमार्ग बहादुरी नियंत्रण, दुर्घटना श्वास परिस्थितियाँ। आंसर वायुमार्ग श्वास परिसंचरण। ऑप्शन ए। व्याख्या, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ वायुमार्ग श्वास और परिसंचरण है। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि वायुमार्ग साफ है, यह देखने के लिए जांच करना है कि रोगी श्वास ले रहा है या नहीं, और परिसंचरण नाड़ी या हाथों या उंगलियों के रंग और तापमान का अवलोकन का निरीक्षण करना है। अब अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है? WHO, यूनेस्को, रेड क्रॉस, यूनिसेफ। आंसर रेड क्रॉस। ऑप्शन सी। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट अभी भी दुनिया भर में प्राथमिक चिकित्सा के सबसे बड़े प्रदाता हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। अगला प्रश्न, CPR का फुल फॉर्म क्या है? कंपल्सरी पल्मोनरी रिससिटेशन, कॉमन पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कम्यूटेशन पल्मोनरी रिससिटेशन। आंसर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ऑप्शन सी। व्याख्या, CPR का मतलब है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यह भी एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है। जब किसी पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो या फिर वो सांस न ले पा रहा हो और बेहोश हो जाए तो CPR से उसकी जान बचाई जा सकती है। पेसमेकर संबंधित है गुर्दा, हृदय, कान, दिमाग। आंसर हृदय। ऑप्शन बी। व्याख्या, दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर या कृत्रिम पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेगों का उपयोग करता है। गतिप्रेरक पेसमेकर एक ऐसा छोटा उपकरण है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन कर लगाया जाता है और मुख्यतः हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है? डेटॉल, सेवलॉन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। व्याख्या, प्रश्नगत सभी डेटॉल, सेवलॉन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है। हालांकि संक्रमण को रोकने और घाव को नम रखने में मदद के लिए प्राथमिक चिकित्सा एंटीबायोटिक, मरहम, बैकिट्रेफिन, नियोस्पोरिन, पॉलीस्पोरिन लगाया जा सकता है। घाव भरने के लिए चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त सबसे अच्छी प्राथमिक चिकित्सा क्रीम नेफोपोरिन है। अब अगला प्रश्न,
प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है? खून बहना, हड्डी टूटना, दम घुटना, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या प्रश्नगत सभी विकल्प सही हैं। प्राथमिक चिकित्सा से तात्पर्य चिकित्सा देखभाल से है जो आमतौर पर चोट लगने के तुरंत बाद और उस स्थान पर दी जाती है जहां चोट लगी है। इसमें अक्सर एक बार अल्पकालिक उपचार शामिल होता है और इसे प्रशासित करने के लिए बहुत कम तकनीक या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है अस्थिमज्जा, गुर्दा, हृदय, पीयूष ग्रंथि। आंसर अस्थिमज्जा। व्याख्या अस्थिमज्जा, प्लीहा और यकृत भ्रूण में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का उत्पादन होता है। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन है। अधिक मात्रा में उत्पादित होने पर आरबीसी पॉलीसिथेमिया होता है। यदि कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो एनीमिया हो जाता है। अब अगला प्रश्न, उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल तंत्र का हिस्सा है लेकिन हड्डियां नहीं हैं। नाखून, दांत, बाल, त्वचा। आंसर दांत। दांतों में ज़्यादातर कठोर अकार्बनिक खनिज होते हैं जैसे कैल्शियम होते हैं। इनमें तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं और विशेष कोशिकाएं भी होती हैं। दांतों के पास पुनर्योजी शक्तियां नहीं हैं जो हड्डियां करती हैं और टूट जाने पर एक साथ वापस नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्हें हड्डी नहीं माना जाता है। दूसरी ओर हड्डियां पेरिओस्टेम नामक कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है जो हड्डी को समय के साथ बदलने देती है। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग हैं यकृत, फेफड़े, त्वचा, हृदय। आंसर फेफड़े। व्याख्या फेफड़े आपके हृदय के दोनों तरफ छाती की गुहा के अंदर होते हैं। ये श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। दायां फेफड़ा 3 लोबों खंडों में विभाजित है और बायां फेफड़ा 2 लोबों में विभाजित है। सांस लेने में शामिल मुख्य अंग फेफड़े और श्वसन तंत्र हैं जिसमें श्वास नली, बाक्राई और डायाफ्राम शामिल है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई के दूसरे शनिवार को, अगस्त के दूसरे शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। आंसर सितंबर के दूसरे शनिवार को। ऑप्शन सी। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हमेशा प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका मतलब है कि वर्ष 2024 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार 14 सितंबर 2024 को मनाया गया। अब अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं को भी कहा जाता है पैरासाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, उपरोक्त सभी। आंसर ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन बी। व्याख्या श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यह मानव शरीर में 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर को बीमारी और बीमारी के प्रभाव से बचाते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रतिरक्षा कोशिकाएं समझा जा सकता है। अगला प्रश्न, विश्व में प्राथमिक चिकित्सा किसने शुरू की थी? हिप्पोक्रेटस, फ्रेडरिक फेटर्नर, सैमुअल हैनीमैन, फ्रेडरिक स्मार्च। आंसर फ्रेडरिक स्मार्च। ऑप्शन डी। व्याख्या फ्रेडरिक स्मार्च आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने नागरिक प्राथमिक चिकित्सा संस्थानों की नींव रखी थी। वे 1848 में चिकित्सक बने थे। हालांकि सेंट जॉन एम्बुलेंस 1879 में यूनाइटेड किंगडम में प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। अब अगला प्रश्न, मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। आंसर प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी। व्याख्या मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम कहा जाता है। मलेरिया परजीवी का संचरण मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा होता है जो आमतौर पर शाम और सुबह के समय काटते हैं। अन्य प्रोटोजोआ रोग ट्रिपैनोसोमिया, फिश, काला अंजार, गियार्डियासिस आदि हैं। अब अगला प्रश्न, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, 12 सितंबर को, 15 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। आंसर
15 अक्टूबर को। ऑप्शन सी। दुनिया भर में पहला विश्व हाथ धुलाई दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था। तब से हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को बीमारियों और संक्रमणों से बचने के लिए साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में जागरूक करना है। अब अगला प्रश्न, पट्टी कैसे बांधनी चाहिए? ढीली, कसी हुई, न ढीली न कसी हुई, सभी तरह की। आंसर न ढीली न कसी हुई। ऑप्शन सी। व्याख्या, पट्टी न ढीली न कसी हुई बांधनी चाहिए। पट्टी का उपयोग घाव या चोट को ढकने, स्थिर करने और सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, अस्पतालों में अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? गोल, फकरी, गोफन, तिकोनी। आंसर गोल। गोल पट्टियाँ मुख्य रूप से टखनों, घुटनों, कलाई या कोहनी की चोट के लिए जगह जगह ड्रेसिंग रखने और घायल अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि गाज पट्टियाँ मुख्य रूप से अस्पताल की सर्जरी और परिवार में बाहरी घाव ड्रेसिंग के बाद बाइंडिंग और फिक्सिंग के लिए प्रयोग की जाती है। अब अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं? 5 अंग, 7 अंग, 9 अंग, 11 अंग। आंसर 7 अंग। ऑप्शन बी। श्वसन तंत्र के 7 मुख्य अंग नाक, मुंह, गला, ग्रसनी, वायस बॉक्स, स्वतंत्र यंत्र, श्वास नली, वायुमार्ग, वक्राय, फेफड़े हैं। श्वसन तंत्र शरीर में वे अंग और संरचनाएं हैं जो श्वास लेने की अनुमति देते हैं। इसमें फेफड़े, नाक, मुंह और उन्हें जोड़ने वाली ट्यूब जैसी संरचनाएं, वायुमार्ग शामिल हैं। मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं भी हैं जो आपके श्वसन तंत्र को सहारा देती हैं, और पसलियां भी हैं जो इसकी रक्षा करती हैं। अब अगला प्रश्न, वह स्थिति जिसमें पानी के अंदर व्यक्ति की सांस अवरुद्ध हो जाती है कहलाती है? डूबना, फांसी लगाना, कूदना, दौड़ना। आंसर डूबना। व्याख्या, डूबना तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी नाक और मुंह को किसी तरल पदार्थ में उस हद तक डुबाकर बहुत अधिक समय बिताता है कि वह सांस लेने में भी असमर्थ हो जाता है। डूबने के दौरान शरीर ऑक्सीजन से वंचित हो जाता है, जो अंगों, विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं? 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से ऊपर। आंसर 0 से 18 वर्ष। ऑप्शन ए। व्याख्या, बाल विकास के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग है। बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था के समापन के बीच मनुष्य में होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बाल विकास को 10 से 19 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? नाथन ब्लॉट और एलिसा, इम्यूनोब्लॉट और एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा, सदर्न ब्लॉट और एलिसा। आंसर वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा। ऑप्शन सी। सही उत्तर वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा है। एलिसा परीक्षण, जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफॉरवर्ड प्रशिक्षण के लिए है, का उपयोग HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि एलिसा परीक्षण सकारात्मक है तो निदान की पुष्टि करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट प्रशिक्षण किया जाता है। HIV वह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर, वसा। आंसर स्टार्च। व्याख्या, लार के पाचन कार्यों में भोजन को गीला करना और भोजन का बोलस बनाने में मदद करना शामिल है ताकि इसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो कुछ स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। इस प्रकार भोजन का पाचन भोजन के पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के भीतर होता है। लार प्रोटीन, वसा और फाइबर को पचा नहीं पाती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था का काल है? 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 18 वर्ष के ऊपर। आंसर 12 से 18 वर्ष। व्याख्या,
किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष माना जाता है। बाल विकास में विकासात्मक अवधियों को आयु संबंधी विकास अवधियों और निर्दिष्ट अंतरालों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए नवजात उम्र 0 से 1 महीना, शिशु उम्र 1 महीना से 1 वर्ष, नन्हा बच्चा उम्र 1 से 3 वर्ष, प्री स्कूली बच्चा उम्र 4 से 6 वर्ष, स्कूली बच्चा उम्र 6 से 13 वर्ष, किशोर किशोरी उम्र 13 से 20 वर्ष है। अब अगला प्रश्न, भोजन शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, अंतग्रहण, आत्मसात, उत्सर्जन। आंसर अंतग्रहण। व्याख्या, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया अंतग्रहण कहलाती है। भोजन के जटिल घटकों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। अगला प्रश्न, वह चरण है जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है? बचपन, यौन, किशोर, वयस्कता। आंसर यौन। व्याख्या, जीव की जीवन अवधि की वह अवस्था जिसमें वह जननक्षम होता है प्रजनक चरण कहलाती है। युवा अवस्था शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे का शरीर प्रजनन क्षमता से युक्त वयस्क के शरीर में बदल जाता है। अतः यौन अवस्था पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। अब अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं? लेटेक्स, विनाइल या डिस्पोजेबल दस्ताने का प्रयोग करना, प्लास्टिक एप्रन का प्रयोग करना, साफ पट्टियों और ड्रेसिंग का प्रयोग करना, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। प्राथमिक उपचार में मामूली कट, खरोंच या खरोंच को साफ करना शामिल हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले हाथ धोएं। लेटेक्स, विनाइल या डिस्पोजेबल दस्ताने का प्रयोग करना, प्लास्टिक एप्रन का प्रयोग करना, आँखों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करें। प्राथमिक चिकित्सा उपचार के दौरान ऐसे दस्ताने पहने जो पतले, घिसे पिटे या फटे हुए ना हों। साफ पट्टियों और ड्रेसिंग का प्रयोग करना, घावों को साफ करें और कोशिश करें कि वह उनमें गंदगी न जाए। अगला प्रश्न, शैशवावस्था का काल जन्म से कितने वर्ष तक माना जाता है? 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक। आंसर 4 वर्ष तक। व्याख्या, मनुष्यों में शैशवावस्था जन्म से लेकर लगभग 1 से 2 वर्ष तक भाषा सीखने के बीच का जीवन काल है, जबकि 2 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग नहीं है? सूजक, उपदंश, एड्स, क्षय। आंसर क्षय। कैलामाइडिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनिएसिस और गोनोरिया यौन संचालित संक्रमण रोग है। इसके अलावा कैलामाइडिया, HIV, एड्स, जननांग दाद, HPV, उपदंश, सूजक, ट्राइकोमोनिएसिस यौन संचालित रोग FTD रोग है, जबकि क्षय रोग TB, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु रोगाणु के कारण होता है। TB आमतौर पर फेफड़ों में रहती है लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अब अगला प्रश्न, जीवन में सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। आंसर किशोरावस्था। व्याख्या, किशोरावस्था मनुष्य के जीवन में 2 रूप में आती है, एक तो बसंत काल और दूसरे को जीवन का कठिन काल कहते हैं। बसंत काल इसलिए कि यह अवस्था सौंदर्य का उपासक और महानता का पुजारी बनाती है, तो वहीं यह अवस्था जिंदगी की राह चुनने के लिए सबसे कठिन समय भी देती है। इस काल में किशोरों के जीवन में अनेक शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। यह ऐसी अवस्था है जिसमें गलत प्रवृत्तियों का समावेश होने लगता है, इसलिए किशोर अवस्था को जटिल अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था का सबसे खराब पहलू जीवन की सबसे कठिन तथा संशयपूर्ण अवस्था है। अगला प्रश्न, श्वास नालिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, एपिग्लाटिस। आंसर एपिग्लाटिस। व्याख्या, भोजन नली श्वास नली में भोजन के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह एपिग्लाटिस मूवमेंट की मदद में से ऐसे प्रवेश को रोकता है।
अब अगला प्रश्न, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। आंसर किशोरावस्था। व्याख्या, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था का युवा अवस्था होती है। इसी में परिपक्व होने की अवस्था में होते हैं। इस काल में किशोरों के जीवन में अनेक शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। इसमें बहुत ही सावधानी से निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि एक गलत निर्णय लेने से पूरा जीवन प्रभावित होता है। अब अगला प्रश्न, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। आंसर किशोरावस्था। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के बौद्धिक विकास पर पड़ता है। विकास की इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ए, ओ, बी, ए बी। आंसर ओ। ओ निगेटिव रक्त को सार्वभौमिक रक्तदाता प्रकार माना जाता है, क्योंकि यह प्रकार ए बी, ओ और ओ रक्त के साथ संगत है, चाहे RH पॉजिटिव हो या RH निगेटिव। इस प्रकार जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ समूह होता है उसे सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, बाल विकास की कितनी अवस्था होती हैं? 4, 3, 2, 5। आंसर 3। व्याख्या, वैसे तो बाल विकास में 5 चरणों नवजात शिशु, प्री स्कूल और स्कूल उम्र के चरण शामिल हैं। किशोरावस्था तक बच्चों में धीरे धीरे शारीरिक, वाणी, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। लेकिन रूसो ने बालकों की 3 अवस्थाओं की कल्पना की है, जिसमें शैशवावस्था जो 1 से 6 वर्ष तक रहती है, बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है और किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहती है। अब अगला प्रश्न, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। आंसर 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका समग्र उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास करना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को उप महासचिव रिचर्ड हंटर की पहल पर मनाया गया था। अब अगला प्रश्न, दूर से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। नाक, कान, आँख, त्वचा। आंसर नाक। सुदूर संवेदन का तात्पर्य है किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु की सूचना प्राप्त करना दूर संवेदन कहलाता है। नाक दूर से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। अब अगला प्रश्न, यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए। सीधे जवाब, स्पष्ट जवाब, छोटे जवाब, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। यौन शिक्षा देते समय सीधे, स्पष्ट और छोटे जवाब होने चाहिए। यौन शिक्षा अब तक एक वर्जित विषय नहीं है, बल्कि आधुनिक पालन पोषण शैलियों के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चों को सही यौन शिक्षा नहीं दी गई तो लिंग आधारित हिंसा, लिंग असमानता, प्रारंभिक और अनपेक्षित गर्भधारण, HIV और अन्य यौन संचारित संक्रमण बढ़ते जाएंगे और रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि स्कूल में सिर्फ अध्यापक ही नहीं बल्कि माता पिता भी झिझक को दूर रखकर अपने बच्चे से इस विषय पर बात करें। अब अगला प्रश्न, मूत्र वाहिनी की लंबाई होती है 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर, 15 से 25 सेंटीमीटर। आंसर 20 से 30 सेंटीमीटर। मूत्रवाहिनी चिकनी मांसपेशियों से बनी नालिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं। एक मानव वयस्क में मूत्रवाहिनी आमतौर पर 20 से 30 सेंटीमीटर या 18 से 12 इंच लंबी और लगभग 3 से 4 मिलीमीटर या 0.12 से 0.16 इंच व्यास की होती है। प्रत्येक वयस्क मूत्रवाहिनी की औसत लंबाई 26 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक मूत्रवाहिनी गुर्दे से मूत्राशय तक यात्रा करते समय एक F आकार के वक्र का अनुसरण करती है।
अब अगला प्रश्न, उत्पीड़न क्या है? बिना वजह गाली देना, अपमान करना, नुकसान पहुंचाना, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, उत्पीड़न किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया गया नियोजित व हानिकारक दुर्व्यवहार होता है। यह दुर्व्यवहार जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, राजनीति या किसी आधार पर हो सकता है। यातना, यौन हिंसा आदि उत्पीड़न के उदाहरणों में शामिल है। अब अगला प्रश्न, माहवारी चक्र कितने दिन में पूरा होता है? 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन। आंसर 28 दिन। व्याख्या, मासिक धर्म चक्र की अवधि हर महीने में अलग अलग होती है, लेकिन औसत मासिक धर्म हर 28 दिन में होता है। 23 से 35 दिनों तक का नियमित चक्र जो इससे अधिक लंबा या छोटा होता है समान है। हालांकि औसत चक्र 28 दिनों का होता है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले या तो 2 साल तक महिलाओं में मासिक चक्र लंबा होता है, जो हर महीने एक ही समय पर शुरू नहीं होता है। वृद्ध महिलाओं में अक्सर छोटे, अधिक सुसंगत चक्र होते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर तिकोनी पट्टी कितने प्रकार से बांधी जाती है? 3, 5, 2, 4। आंसर 3। प्रयोग के आधार पर तिकोनी पट्टी 3 प्रकार से बांधी जाती है। पूर्ण तिकोनी पट्टी, सीने की पट्टी अथवा झोली के रूप में चौड़ी पट्टी। शीर्ष को आधार पर रखकर एक मोड़ देकर पुनः एक और मोड़ देकर चौड़ी पट्टी बन जाए। फकरी पट्टी, चौड़ी पट्टी को मध्य से एक बार और मोड़ दिया जाए तो 8 परत तो वह फकरी पट्टी बन जाती है, यानी 8 परत को फकरी पट्टी कहते हैं। अब अगला प्रश्न, किसी प्रशिक्षित या कुशल व्यक्ति द्वारा चिकित्सक के आने या चिकित्सक के पास रोगी को पहचाने से पहले दी जाने वाली सहायता क्या कहलाता है? एलोपैथी सहायता, आयुर्वेदिक सहायता, होम्योपैथिक सहायता, प्राथमिक सहायता। आंसर प्राथमिक सहायता। किसी प्रशिक्षित या कुशल व्यक्ति द्वारा चिकित्सक के आने या चिकित्सक के पास रोगी को पहचाने से पहले दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता कहलाती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की जानकारी स्काउट के किस सोपान में दी गई है? प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, इनमें से कोई नहीं। आंसर प्रथम सोपान। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की जानकारी स्काउट के प्रथम सोपान में दी गई है, जबकि तृतीय सोपान में प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी एवं घायल व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करने की जानकारी दी जाती है। तृतीय सोपान जांच में उत्तीर्ण स्काउट गाइड की राज्य पुरस्कार के आवेदन के योग्य होते हैं। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक चिकित्सक के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों, 4 भागों में, 5 भागों में और 2 भागों में। आंसर 3 भागों में। एक प्राथमिक चिकित्सक के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा की ABC भी कहा जाता है। ए, एयरवे, श्वास नली की जांच, सबसे पहले इस बात की जांच करें कि व्यक्ति की श्वसन नली खुली है या नहीं। बी, ब्रीथिंग, सांस की जांच, एयरवे के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करें। सी, सर्कुलेशन, परिसंचरण की जांच, परिसंचरण की जांच करने के लिए रक्त स्राव और फाक के लक्षणों जैसे फीकी, नम व ठंडी त्वचा के लिए व्यक्ति की जांच करें। अगला प्रश्न, प्राथमिक सहायता के स्वर्णिम नियम कितने हैं? 12, 10, 8, 15। आंसर 10। व्याख्या, प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति को मामूली या गंभीर बीमारी या चोट से दी जाने वाली पहली और तत्काल सहायता है। प्राथमिक चिकित्सा में 10 सुनहरे नियम हैं। अब अगला प्रश्न, घाव कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। आंसर 4। व्याख्या, घाव को एक तेज चोट कहा जाता है जो एपिडर्मल त्वचा को नुकसान पहुंचाते। इस स्थिति में त्वचा तुरंत कट या फट जाती है। इसे किसी बाहरी स्थिति जैसे हिंसक कृत्यों या दुर्घटनाओं के कारण शरीर में मौजूद किसी भी ऊतक की निरंतरता के टूटने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सर्जिकल घावों को 4 श्रेणियों कक्षा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से एक में वर्गीकृत किया जाता है। अब अगला प्रश्न, तिकोनी पट्टी का आविष्कार कब हुआ? 1841,
1831, 1851, 1861। आंसर 1831। व्याख्या। लाजेन के डॉक्टर मेयर ने 1831 में प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली त्रिकोणीय पट्टी का आविष्कार किया था, लेकिन आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक फ्रेडरिक एफ मार्च ने इस पट्टी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया था। अब अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य क्या है? जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना, ठीक होने में मदद करना, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा के 3 मुख्य उद्देश्य जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना, ठीक होने में मदद करना होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना। प्राथमिक चिकित्सा का दूसरा उद्देश्य घायल व्यक्ति की स्थिति और घावों को बिगड़ने व बढ़ने से रोकना होता है। प्राथमिक चिकित्सा रोगी के ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करती है। अब अगला प्रश्न, बच्चों में कौन सा रोग समान है? डायरिया, न्यूमोनिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। न्यूमोनिया 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का प्रमुख संक्रामक कारण है। दुनिया के कई हिस्सों में हर मिनट न्यूमोनिया से एक बच्चे की मौत हो जाती है। न्यूमोनिया और डायरिया के बाद 1 महीने से लेकर 5 साल तक के छोटे बच्चों के लिए मलेरिया दुनिया की तीसरी सबसे घातक बीमारी है। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर तिकोनी पट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं? पूर्ण तिकोनी पट्टी, चौड़ी पट्टी, फकरी पट्टी, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। पूर्ण तिकोनी पट्टी, चौड़ी पट्टी, फकरी पट्टी प्रयोग के आधार पर तिकोनी पट्टी के प्रकार हैं। पट्टियाँ 3 रोलर पट्टियाँ, त्रिकोणीय पट्टियाँ और ट्यूबुलर पट्टियाँ प्रमुख प्रकार की होती हैं। अब अगला प्रश्न, कैरोटिड आर्टरी कहाँ पर होती है? गर्दन के बीच में, गर्दन के कोने में, कान के नीचे, छाती, कंधों में। आंसर गर्दन के कोने में, कान के नीचे। ऑप्शन बी। कैरोटिड धमनियाँ प्रमुख रक्तवाहिकाएं हैं जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति प्रदान करती है। 2 कैरोटिड धमनियाँ गर्दन के दोनों ओर हैं। कैरोटिड धमनी रोग सभी स्ट्रोक के 1/3 मामलों का कारण बनता है। कैरोटिड आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस एक गंभीर बीमारी है जो अक्सर ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। अब अगला प्रश्न, बंद घाव पर किस प्रकार की ड्रेसिंग की जाती है? सूखी ड्रेसिंग, नम ड्रेसिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर नम ड्रेसिंग। बंद घाव पर नम ड्रेसिंग की जाती है। हाइड्रोजेल ड्रेसिंग पानी या ग्लिसरीन से बनी होती है और घाव भरने के लिए अनुकूल एक नम घाव वातावरण बनाती है। न्यूनतम जल निकासी वाले सूखे घावों के लिए हाइड्रोजेल ड्रेसिंग एक आम पसंद है क्योंकि वे शुष्कन को रोकने, ऑटोलिसिस को बढ़ावा देने और घाव के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। मांसपेशियों से सीएनएस, ग्राहक से सीएनएस, सीएनएस से प्रभावकारी अंग, सीएनएस से ग्राहक। आंसर सीएनएस से ग्राहक। ऑप्शन डी। अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को सीएनएस से ग्राहक तक ले जाते हैं। अफवाही न्यूरॉन्स या प्रेरक न्यूरॉन्स जो तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से दूर पेशियां या ग्रंथियों की ओर भेजते हैं। इनमें आमतौर पर छोटे 2 ब्रांच और लंबे तंत्रिकांश होते हैं। अंत न्यूरॉन्स अभिवाही न्यूरॉन्स से या प्रेरक न्यूरॉन की ओर आवेगों का संचालन करते हैं। यह पूरी तरह से सीएनएस में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? छोटी आंत, अग्नाशय वाहिनी, बड़ी आंत, इनमें से कोई नहीं। आंसर छोटी आंत। व्याख्या, छोटी आंत सबसे लंबा पाचन अंग है। इसमें एक लंबा संकीर्ण ट्यूबुलर भाग होता है जो 3 भागों में विभाजित होता है अर्थात डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर 22 फीट है। अगला, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं? उबकाई, उल्टी, दस्त, उपरोक्त सभी। आंसर उबकाई खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। खाद्य विषाक्तता के लक्षणों में अक्सर पेट खराब होना, दस्त और उल्टी शामिल है।
लक्षण आमतौर पर खाना खाने के कुछ घंटों या कई दिनों के भीतर शुरू होते हैं। अधिकांश लोगों को हल्की बीमारी होती है और वे इलाज के बिना ही ठीक हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के 2 से 6 घंटे के बाद दिखाई देने लगते हैं। पेट में दर्द और मरोड़ होना, सिर दर्द, चक्कर आना, जी मचलाना, डायरिया और उल्टी होना सामान्य लक्षण है। 4 से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 10 से 40 बार, 50 से 60 बार, 90 से 100 बार, 70 से 80 बार। आंसर 90 से 100 बार। 4 से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति 90 से 100 बार प्रति मिनट होती है। उम्र के अनुसार नाड़ी की गति निम्न प्रकार है। 3 से 4 साल के बच्चे 80 से 120 धड़कन प्रति मिनट, 5 से 6 साल के बच्चे 75 से 115 धड़कन प्रति मिनट, 7 से 9 साल के बच्चे 70 से 110 धड़कन प्रति मिनट और 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे और वयस्क 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। अगला प्रश्न, पल्स की जांच करने में कितना समय लगता है? 15 से 16 सेकंड, 8 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 12 से 15 सेकंड। आंसर 5 से 10 सेकंड। व्याख्या, पल्स की जांच करने में 5 से 10 सेकंड समय लगता है। आपकी नब्ज 10 सेकंड में कितनी बार ट्रैप हुई, जो भी काउंट हो उसे आप 6 से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे आपकी नब्ज का 1 मिनट का काउंटिंग नंबर निकल आएगा। आमतौर पर यह काउंटिंग 72 होती है। अब अगला प्रश्न, शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है केवल नाड़ी की गति, केवल श्वास की गति, नाड़ी और श्वास दोनों की गति, इनमें से कोई नहीं। नाड़ी और श्वास दोनों की गति। ऑप्शन सी। शरीर का ताप बढ़ने पर नाड़ी और श्वास दोनों की गति बढ़ जाती है। अत्यधिक गर्म दिन में और लंबे समय तक धूप में रहने के कारण शरीर के तापमान में वृद्धि के कारण व्यक्तियों को हीट स्ट्रोक हो सकता है। यही कारण है कि वास्तव में गर्म दिनों के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5, 6, 7, 10। आंसर 5। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ है। संवेदी अंग विभिन्न प्रकार की संवेदी ग्राही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न, संवेदी अंग हैं आँख, जीभ, नाक, त्वचा, कान, नाक, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग संवेदी अंग कहलाते हैं। मनुष्यों में 5 प्रमुख संवेदी अंग इंद्रियां हैं। देखना आँखों से, सुनना कानों से, छूना त्वचा से, सूंघना नाक से और स्वाद लेना जीभ से। किंतु मनुष्य में इनके अलावा भी बहुत से संवेदों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जैसे ताप आदि। खुले घाव पर किस प्रकार की ड्रेसिंग की जाती है? सूखी ड्रेसिंग, नम ड्रेसिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर सूखी ड्रेसिंग। व्याख्या, खुले घाव पर सूखी ड्रेसिंग की जाती है। सूखी धुंध ड्रेसिंग को सीधे त्वचा के घाव या चीरे पर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें हटाने में दर्द होता है और वे गैर चयनात्मक ड्रेबीडर होते हैं, जो हटाने पर आसपास के सख्त ऊतकों को महत्वपूर्ण संपार्श्विक क्षति पहुंचाते हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।